हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमारे पास है यूपी बोर्ड का क्लास 12th का सन 2020 का अनसोल्ड पेपर का सेट नंबर 4 और इसका नंबर है 347 का WD। आपको पता है कि इस सेट के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लगभग 5 क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं और आज हमें स्टार्ट करना है इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आज हम करेंगे। बस आप एक बात का हमेशा ध्यान रखा करो कि आपको जब भी पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ा करो। देखो, मेहनत और ईमानदारी के साथ हमें हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए और जो बच्चे मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं ना, वे एक दिन सफल जरूर होते हैं। देखो, सफलता कभी भी बटन दबा के तो नहीं मिलती है। कभी आप सोचते हो कि सफलता एकदम मिल जाएगी। एक दिन की पढ़ाई से कभी भी सफलता नहीं मिलेगी या एक दिन के प्रयास से किसी भी काम में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप लगातार मेहनत करते रहोगे और लगातार पढ़ाई करते रहोगे। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो और डेली पढ़ो। पढ़ने की आदत डाल दो। ऐसी पढ़ने की आदत डालो कि आपको जो है डेली डेली पढ़ने की आदत हो और थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत हो। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक दिन आपने जो है 4, 5, 10, 15 घंटे आपने पढ़ाई कर ली और फिर 3, 4 दिन तक आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो। तो इस तरह की पढ़ाई करने से कोई भी फायदा नहीं होता है और शॉर्टकट लेने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए लाइफ में, ध्यान रखना है। तो हमने कितने क्वेश्चन करे थे? हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था, 2 भी कर लिया था, 3 भी कर लिया था और ये टिंडल प्रभाव कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया था हमने, 4 हमने कल करा था ना। और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया था। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला देखो 5वें का क्या है। यूं समझ लो कि हर साल इस फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। ये जो फार्मूला है ना, T = 2.303/K log A/A-x, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण है, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो खैर देखते हैं। 5वां तो हमने कर लिया था क्वेश्चन। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। यहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। देखो छठा क्वेश्चन क्या है। छठे के कै में दिया है फिनॉल का नंबर 1 डाइजोनियम लवणों तथा नंबर 2 क्यूमीन से विरचन की विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, हमें फिनॉल को बनाना है डाइजोनियम लवण से और क्यूमीन से। बना देंगे, कोई बात नहीं है, सिखा रखा है आपको वैसे तो फ्रेश वीडियोस में। फिनॉल की कोल्बे अभिक्रिया बतानी है तथा राइमर टीमान अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें ये रिएक्शंस बताने हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये डाइजोनियम क्लोराइड है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, नीचे नाम लिख दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यदि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को गर्म करोगे जल की उपस्थिति में तो क्या होता है, या यूं कह दो कि इसका जल अपघटन करोगे, ऐसा भी तो कह सकते हो आप कि इसका जल अपघटन करेंगे सर। तो जल अपघटन यदि आप इसका करोगे तो क्या होता है कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसकी खासियत ये होती है कि उसमें से ये N2 गैस निकल जाती है। ये कौन सी गैस है? N2। ये निकल गई, देखो यहाँ से N2। और ये जो HOH है इसका H और यहाँ से कर्सर मूव नहीं हो रहा, यहाँ से Cl, ये वाला H और ये वाला Cl, ये क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा यहाँ पर। और अब हमारे पास यहाँ क्या बचा? बेचारा गरीब OH बचा और ये OH को मजबूरी हो जाएगी, यहाँ से N2 भी भाग गया और Cl भी भाग गया, ये OH यहाँ जुड़ जाएगा और आपके पास बन जाएगा C6H5OH। यानी फिनॉल के ऊपर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, जिसे आप कहते हो, सॉरी, फिनाइल ग्रुप के ऊपर OH आ जाएगा जिसे आप कहते हो फिनॉल, C6H5OH। बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाएगा ना, ये फिनॉल बन जाएगा। तो आप लिखना चाहते हो तो एक लाइन लिख सकते हो जैसे मैंने लिख रखी है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो जल के साथ जब आप इसे गर्म करते हो तो आपको मिलता है फिनॉल। उसके बाद आते हैं नंबर 2। एक तो इन्होंने कहा था डाइजोनियम लवण से आप फिनॉल बना दो जो हिम्मत है, तो हमने डाइजोनियम लवण को पानी के साथ गर्म कर दिया, फिनॉल बन गया। दूसरा इन्होंने कहा था क्यूमीन, क्यूमीन से आप फिनॉल बना दो। अब क्यूमीन का नाम ही बच्चों को बहुत खतरनाक लगता है कि क्यूमीन, पता नहीं क्या मुसीबत है क्यूमीन। देखो क्यूमीन कुछ नहीं है, बहुत आसान है।
ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर CH है और CH के ऊपर 2 CH3 हैं, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसे कहते हैं क्यूमीन। यदि आप क्यूमीन का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करोगे वायु की उपस्थिति में, वायु से जो ऑक्सीजन मिलती है उससे हमें इसका क्यूमीन का ऑक्सीकरण करना है, तो क्यूमीन के ऑक्सीकरण करने से ये जो बीच का CH ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। O2 है ना, O2 बिल्कुल जुड़ जाएगा इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, 2 ऑक्सीजन, परऑक्साइड बनाए ये, ठीक है, इसे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड कहते हैं। अब इस परऑक्साइड का आप अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर दो, H पॉजिटिव जहां भी लिखते हैं तो समझ जाओ कोई एसिड ले रखा है हमने, अम्लीय विलयन है, जल में घुला हुआ अम्ल का विलयन, तो अम्लीय माध्यम में हम जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा OH, क्योंकि माध्यम हमारे पास क्या है, अम्लीय, ये तो OH निकल जाएगा अलग, ठीक है। जब ये OH अलग निकल जाएगा और ये हिस्सा देखो बीच का CH3COCH3, ये एसीटोन अलग निकल जाएगा, तो यहाँ तो ये जगह खाली हो जाएगी ना, तो इस खाली जगह पे ये जो OH यहाँ से निकला था वो अटैच हो जाएगा, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर, इस बेंजीन रिंग के ऊपर ये अलग से निकला हुआ OH यहाँ अटैच हो जाएगा आकर, तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हुआ, OH, और ये क्या निकल के गया, CH3COCH3। CH3COCH3 को सारी दुनिया कहती है एसीटोन, ठीक है, क्या कहती है, एसीटोन। वैसे आप इसे डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हो, ये बनता है। तो हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी बना लिया फिनॉल और क्यूमीन से भी बना लिया फिनॉल, ये 2 बातें कही थी। आप इसे लैंग्वेज में लिख सकते हो, परिभाषा में लिख सकते हो आप इसे, क्यूमीन के वायु द्वारा ऑक्सीकरण से क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है जिसके अम्लीय जल अपघटन से फिनॉल प्राप्त होता है, तो इस तरह हमें फिनॉल मिल गया। अब इन्होंने एक बात और कही कि यार तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, तो तुम कोल्बे अभिक्रिया बता दो फिनॉल की। तो हम क्या करेंगे, ये जो फिनॉल है कोल्बे अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, फिनॉल का सोडियम साल्ट लेंगे। देखो वैसे तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH यदि होता है तभी तो उसे आप फिनॉल कहते हो, हमने क्या करा है कि यहाँ H की जगह Na है, यानी फिनॉल का सोडियम साल्ट ले लिया और इसके ऊपर CO2 का रिएक्शन करा दिया। जब आप CO2 का रिएक्शन कराओगे 400 केल्विन और 6 ATM पर, यदि आपको ये ताप और दाब याद नहीं रहता ना, तो यहाँ ताप और दाब लिख दिया करो, क्योंकि इतने सारे टेम्परेचर किसे याद होंगे, मुझे भी नहीं याद होंगे इतने टेम्परेचर तो, ठीक है, और इतने प्रेशर, इतना टेम्परेचर, इतने सारे रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस का टेम्परेचर और प्रेशर तो याद नहीं हो पाता ना, और यदि याद नहीं हो पाता तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भी नहीं याद था जब मैं क्लास 12th में था, और मैं भी तो पास हो गया केमिस्ट्री में, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था और केमिस्ट्री का टीचर बन गया, है ना, अजीब बात। तो जो बच्चे बुद्धू हैं ना, जो अपने आप को बुद्धू मानते हैं कि मैं होशियार नहीं हूँ, वो कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। लाइफ में आप कर सकते हो बहुत कुछ। जब मेरे जैसा एक बुद्धू बच्चा केमिस्ट्री का टीचर बन सकता है, जो केमिस्ट्री की क्लास में ही सबसे ज़्यादा पिटता था, वो केमिस्ट्री का टीचर बन सकता है, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। मेरे से तो बहुत होशियार हो आप उस अवस्था में जिस अवस्था में आप इस समय हो, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो, तो इसलिए नेगेटिविटी को माइंड से निकाल दो अपने, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग तैयारी करा करो, ठीक है, नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए माइंड में। हमारे पास सोडियम साल्ट है फिनॉल का, सोडियम फिनॉक्साइड कहती है इसे सारी दुनिया, सोडियम फिनॉक्साइड। इसके ऊपर आप CO2 का रिएक्शन कर दो, इतना टेम्परेचर होगा, इतना प्रेशर, आप ताप और दाब लिख दिया करो यदि टेम्परेचर प्रेशर आपके ना याद हो। तो क्या होगा कि ये बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा, OCOONA बन जाएगा, ठीक है, OCOONA। देखो CO2 है ना, O और Na के बीच में देखो CO2 जुड़ गई है, CO2, ठीक है, इसे कहते हैं सोडियम फिनाइल कार्बोनेट, इसका नाम सोडियम फिनाइल कार्बोनेट है। अब इसका पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि यहाँ से जो है ना, इस ऑर्थो पोजीशन से एक H निकलता है, वो तो जाएगा O के पास, OH बनने के लिए बन गया OH, और ये जो COONA ग्रुप है वो आ जाएगा यहाँ, जहाँ से H निकल के गया, इस जगह से निकल के गया ना H, तो यहाँ आ जाएगा COONA। तो इसे कहते हैं सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं हिंदी में, और वैसे इंग्लिश में भी सोडियम सैलिसिलेट ही कहते हैं तेजी से बोलने में, पर इसका पूरा नाम सोडियम सैलिसाइलेट होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो सोडियम सैलिसिलेट है इसका हम करेंगे, क्या करेंगे, जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, जैसे HCl की उपस्थिति में या H2SO4 की। जल अपघटन करने से क्या होगा कि ये जो आपका COONA ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा,
और ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसे कहते हैं कोल्बे अभिक्रिया। और मैं आपको बताता हूँ यार, ये कोल्बे अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है बहुत, ये कोल्बे अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पक्की करके जाना है सबको। देख लो एक बार दोबारा, सोडियम फिनॉक्साइड या फिनॉल का सोडियम साल्ट CO2 का रिएक्शन कराया, बीच में CO2 आ गया, इसका पुनर्विन्यास हुआ, तो हमारे पास जो है सोडियम सैलिसिलेट बन गया, यहाँ COONA, ऊपर तो हो गया OH और ऑर्थो पोजीशन पे COONA। इसका जब अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो ऊपर तो OH है और COONA कन्वर्ट हो जाता है COOH में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे H पॉजिटिव आयन है और ये सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड से या फिनॉल के सोडियम साल्ट से सैलिसिलिक एसिड बनाने का जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं कोल्बे अभिक्रिया। क्या कहते हैं? कोल्बे अभिक्रिया। चलो अब दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन्होंने हमारे से पूछा था, राइमर टीमान अभिक्रिया। कुछ बुक्स में लिखा होता है टीमन, कुछ में लिखा होता है टीमान, कुछ में लिखा होता है टीमैन। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कभी आप सोचो कि ये गलत है ये सही है। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण का फर्क है बस, और कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ उच्चारण का ही फर्क है। जैसे कुछ लोग, हमारा जो शहर है ना सहारनपुर, कुछ लोग इसे कहते हैं सहारनपुर, कुछ कहते हैं सहारनपुर, कुछ कहते हैं सहारनपुर। और अब लोगों ने जो है, जब से यहाँ गंदगी बढ़ती जा रही तो यहाँ नाम और नए नए नाम रख दिए हैं। जैसे आप कभी मुंबई कहते हो, कभी बम्बई कहते हो। कुछ लोग अमरूद को अमरूद कहते हैं, कुछ मरूद कहते हैं, मरूद ए पहले ही खा लिया उन्होंने, अमरूद का ए खा रखा है कुछ लोगों ने, तो मरूद कहते हैं। तो इसलिए नाम में कुछ नहीं रखा है। आपको पता है एलेक्जेंडर का नाम हमने सिकंदर रख दिया, हमारे देश के लोगों ने एलेक्जेंडर का नाम क्या रखा हमने? सिकंदर। इसी तरीके से जो हमारे जे थॉमसन थे, थॉमसन का नाम हमने क्या रखा है बताओ? थॉमसन का नाम हमने रखा है टॉमसन। क्या रखा है? टॉमसन। तो इसलिए यदि कहीं राइमर टीमन अभिक्रिया है तो भी वही मतलब है, राइमर टीमान अभिक्रिया है तो भी वही है, और राइमर टीमैन अभिक्रिया है तो भी वही है। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें फिनॉल के ऊपर करानी थी, ये फिनॉल है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। ऑर्थो पोजीशन पे हमने एक H दिखा दिया, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है, फिनॉल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म यानी CH-Cl3 का रिएक्शन कराया और NaOH लिया। तीनों Na और तीनों Cl निकल जाएंगे, ये 3 NaCl निकल गए। H देखो 1 2 3 और एक 4 और एक 5 है, 5 में से 4 H निकलेंगे, देखो 2H2 यानी 2 दूनी 4H। ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन, 3 में से 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगी, तो 2 ऑक्सीजन निकल गई, एक ऑक्सीजन बची यहाँ और एक बचा यहाँ H और एक ये C भी तो बचा। तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन रिंग के टॉप पे तो OH था ही, C बचा था, हाँ ये वाला C बचा था, वो हमने यहाँ रख दिया, ये वाला H बचा था, हाँ ये H है। ऑक्सीजन 3 में से 2 यूज हुई थी, एक ऑक्सीजन। तो ये बेंजीन रिंग पे ऊपर तो टॉप पे OH है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है CHO। इसे कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या कहते हैं? सैलिसल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं राइमर टीमैन रिएक्शन। ठीक है। फिर अथवा दिया था इन्होंने, अथवा इसी क्वेश्चन के अथवा में एक और पूछा था, या तो ये कर दो ऊपर वाला क्वेश्चन या नीचे। अथवा वाला क्या है? एल्कोहल के विरेचन की 2 विधियां बतानी हैं, 3 रासायनिक गुण बताने हैं और रासायनिक समीकरण बतानी है इनकी सबकी सबकी क्या बतानी है? रासायनिक समीकरण। और मैं आपको रासायनिक समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस पे ही ज्यादा ध्यान देने के लिए कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में जो है, एग्जाम में जो है, केमिकल रिएक्शंस ही पूछी जाती हैं। ऐसे नहीं कि भाई आप उसके बारे में जो है कई सारी लाइनें लिख दो, बहुत सारे जो है आपने एक पैराग्राफ लिख दिया और रिएक्शन आपने लिखी नहीं। यदि आपने रिएक्शन लिख दी ना तो एक भी लाइन ना लिखो, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। देखो ज्यादातर जो है रिएक्शंस ही पूछी जाती हैं ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। इन्होंने कहा है एल्कोहल के विरेचन की 2 विधियां बतानी हैं, 3 रासायनिक गुण लिखने हैं और सबके रासायनिक समीकरण लिखने हैं। देखो उत्तर में सबसे पहला तरीका एल्कोहल बनाने के, वैसे तो मैंने 200 तरीके एल्कोहल बनाने के आपको सिखा रखे हैं, पर एल्कोहल बनाने का सबसे पहला तरीका है RX के जल अपघटन द्वारा। RX क्या होता है? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन भी आप कह सकते हो। यह हमारे पास RX है यानी C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन कह दो। इसका आपने सिल्वर हाइड्रोक्साइड से जल अपघटन कर दिया। सिल्वर हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति
चाहिए और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगा, सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। यहाँ से Ag निकल जाता है, यहाँ से Br, तो Ag Br तो निकल गया साइड प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट क्या बना, मेन प्रोडक्ट बना C2H5OH यानी फिनॉल बन गया, सॉरी C2H5OH यानी क्या बन गया, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। एल्कोहल ही तो बनाना था, तो ये एल्कोहल बन गया। मैं यहाँ C6H5 सोच रहा था इसे, C2H5OH ये बना हमारे पास इथाइल एल्कोहल। तो एक तरीका तो यह है कि आप RX का जल अपघटन कर दो तो इथाइल एल्कोहल या एल्कोहल बन जाएगा। दूसरा तरीका है ईथर के जल अपघटन द्वारा। ईथर लो, ROR, यही तो ईथर होता है ना, ईथर होता है एल्काइल और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप और बीच में O। मैंने आपको बताया था कि इसका नाम पता क्या है, इसका नाम है मिथाइल और O मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर भी इसे कहते हैं, मिथाइल मिथाइल ईथर भी कहते हैं। एक मेरा दोस्त है, केमिस्ट्री का टीचर है, वो केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते जो है ना पागल हो गया। उसने केमिस्ट्री के ऊपर चुटकुले बनाने शुरू कर दिए, अब जोक्स। और एक बार उसका मैसेज आया, और मतलब मैसेज आया व्हाट्सएप पे, और उसने यूँ कहा कि यार कमल, मैंने सुना यार तू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता जा रहा केमिस्ट्री में। मैंने कहा नहीं भाई, तेरे से इंटेलिजेंट नहीं हो सकता हूँ। उसने कहा कि यार अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, उसका आंसर दे। मैंने कहा भाई पूछ, क्या क्वेश्चन है, मतलब कमेंट आ रहे उसके, चैट कर रहे हम, तो उसका क्वेश्चन आया कि एक बार CH3OCH3 यानी डाई मिथाइल ईथर खो जाता है, एक बार डाई मिथाइल ईथर खो जाता है, ठीक है। मैंने कहा खो जाता है क्या मतलब, कि भाई भावनाओं को समझ। एक बार डाई मिथाइल ईथर खो जाता है और उसकी मम्मी उसे ढूंढती है कॉलोनी में, मोहल्ले में, गाँव में, तो उसकी मम्मी उसे किस तरीके से ढूंढेंगी, क्या आवाज़ लगाएंगी उसे। मैंने कहा भाई क्या आवाज़ लगाएंगी, ऐसे ही आवाज़ लगाएंगी कि डाई मिथाइल ईथर कहाँ है, मिथाइल मिथाइल ईथर कहाँ है। तो उसने कहा कि यार तू कुछ नहीं सीखा आज तक केमिस्ट्री में। मैंने कहा भाई क्या, फिर तू बताना क्या होगा, किस तरह आवाज़ लगाएंगी उसकी मम्मी, बता। तो उसने कहा कि ऐसे आवाज़ लगाएंगी, ध्यान से सुन, मिथाइल ओ मिथाइल, मिथाइल ओ मिथाइल, ऐसे आवाज़ लगाएंगी। मैंने कहा यार तू तो सच में साइंटिस्ट बन गया भाई तू तो तो ऐसे ऐसे आदमी है इस दुनिया में। तो इसलिए थोड़ा सा जो है, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है पर ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो दिमाग जो है ना बहुत खराब हो जाता है। तो ईथर के जल अपघटन द्वारा कैसे अल्कोहल आप बनाओगे, देखो ये है CH3OCH3, ठीक है, ये डाई मिथाइल ईथर है, या मिथाइल मिथाइल ईथर कह दो, या मिथाइल ओ मिथाइल कह दो। तो इसका जब आप जल अपघटन करते हो ना, तो जल अपघटन करने से एक बॉन्ड टूट जाता है, एक तरफ H और एक तरफ OH, तो ये क्या बना CH3OH, और ये भी बना CH3OH। तो CH3OH के 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या तरीका है, अल्कोहल बनाने का तरीका है। और इन्होंने हमें कहा था कि अल्कोहल बनाने के 2 तरीके बता दो, आप बता दिए 2 तरीके अल्कोहल बनाने के। उसके बाद 3 इन्होंने रासायनिक गुण पूछे हैं। 3 रासायनिक गुण देखो आप, 3 रासायनिक गुण में पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड से क्रिया, जिसे हम कहते हैं एस्टरीकरण। तो ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और ये है अल्कोहल। तो यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाता है कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। आपको पता है कंसनट्रेट H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, निर्जलीकारक। ये निकल गया H2O, और हमारे पास मेन प्रोडक्ट आ जाता है RCOOR, जिसे हम कहते हैं एस्टर, ठीक है। तो एस्टर बनता है एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर। एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर। इसमें एस्टर बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे रासायनिक गुण पर, एसिड क्लोराइड से क्रिया। ये अल्कोहल है, ROH अल्कोहल है, R की जगह आप CH3 भी लिख सकते हो, C2H5 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हमारे पास अल्कोहल है, और ये है हमारे पास क्या है, एसिड क्लोराइड, या फिर आप कह सकते हो एल्केनॉइल क्लोराइड। तो RCOCl का जब अल्कोहल से रिएक्शन होता है तो अल्कोहल में से तो निकलता है H, और यहाँ से निकलता है Cl, तो HCl निकल गया एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या बना, RCOOR, यहाँ भी एस्टर बना, ठीक है। तो एक दूसरा रासायनिक गुण ये हुआ। तीसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह दो या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कह दो, एक ही बात होती है। ये अल्कोहल है और ये है RMgX, R के ऊपर डैश लगा दिया, जैसे मान लो ये अल्काइल ग्रुप कुछ और है और ये दूसरा अल्काइल ग्रुप है।
ये दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये तो एल्कोहल है और ये है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड तो पता है RMgX, तो यहाँ से R और यहाँ से H निकलेगा R-H। R-H को सारी दुनिया कहती है एल्केन, एल्केन ही तो है ये। जैसे CH3H, मान लो R- जो है ये CH3 है, यदि ये CH3 है तो CH3H ही तो होगा, CH3H को आप CH4 ही तो कहोगे ना, तो ये मीथेन ही तो होगा फिर, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, ROMgX, ये साइड प्रोडक्ट बनता है। अब आए हैं हम, ये तो हो गया हमारा छठे का ख है ना, कै तो हो गया पूरा। कै में अथवा करके इन्होंने दिया था ना, अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया था, वही अथवा वाले भी सॉल्व करा रहा हूं मैं जहां तक हो सके। छठे का ख देखते हैं, अच्छा सो ना जाना कोई भी। छठे का ख क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, देख लो लिखा हुआ केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। रासायनिक समीकरण ही पूछेंगे मैं एग्जाम में। नंबर 1 सबसे पहला, एसीटोन की आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। देखो ये एसीटोन है, CH3COCH3, आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा, आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराने से, ध्यान से देखिए जरा, 3 दूनी 6 आयोडीन है, 6 आयोडीन परमाणु है, 3 दूनी 6, 6 में से 3 तो इन्हें हटा देंगे। जब 3 इन्हें हटा देंगे, कितने H हैं ये 3, यदि इन्हें हटा देंगे देखो 3H की जगह 3 I आ गए। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास कितने I बचे, 6 में से 3 तो यहाँ गए, 3 I बचे। 3 I इन 3 Na के साथ निकलेंगे, ये बन गया 3 NaI, सोडियम आयोडाइड के 3 मोल निकलेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, ये 3 Na यहाँ से गए, 3 OH तो बच गए ना। 3 OH में से क्या होता है कि 3 OH तो ये हैं और 3 H यहाँ से निकले तो 3 H और 3 OH, 3 जल के अणु बन जाएंगे, ठीक है, ये बन गए 3 जल के अणु। उसके बाद नंबर 2, फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाते हैं। पहला मतलब क्या है ये समझ में आ रहा ना क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन है क्या होता है जब एसीटोन की आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो ये होता है। उसके बाद आ जाओ आप, क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाते हैं। ये फॉर्मिक एसिड है, ये फेलिंग विलयन है, जिसे आप CuO कह सकते हो। बार बार इस रिएक्शन को पढ़ा रखा है मैंने और बहुत इंपॉर्टेंट है। Cu2O बनता है, CO2 बनता है और H2O। उसके बाद नंबर 3 क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। ये बेंजोइक एसिड है C6H5COOH और ये अमोनिया है HNH2। भाई NH3 को HNH2 लिख सकते हो, NH3 तो लिखा हुआ है, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकल जाएगा H2O। तीर के नीचे लिख लेना यहाँ -H2O, या फिर यहाँ बाद में लिख लेना प्लस करके H2O। मेन प्रोडक्ट आपके पास बनता है C6H5CONH2, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे इन्होंने पूछा है क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक में मिलाते हैं। भाई एसिटल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक, ये भी कई बार मैंने रिएक्शन आपको करा रखा है। ये हमारे पास है CH3CHO मीन्स एसिटल्डिहाइड, और ये है आपके पास 2AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और 3OH नेगेटिव, ये है हमारे पास क्या, टॉलेन रिएजेंट। तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये बनता है RCOO नेगेटिव प्लस 2Ag। ये रजत दर्पण है, अवक्षेप है, चांदी का अवक्षेप जिसे हम कहते हैं रजत दर्पण। और अमोनिया और H2O बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आपको सिखा रखी है। ज़्यादा डिटेल में मैं अब इस समय सारे क्वेश्चंस को नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं कि कैसे उत्तर देना चाहिए पेपर में। इन सारी बातों को फ्रेश वीडियोस में तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया है मैंने। अब आते हैं नंबर 5 पर, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब आप गर्म करोगे तो इसमें से बीच में से ये CO2 गैस निकल कर भाग जाएगी और ये बचेगा CH3 और H यानी CH4। फिर इसका भी अथवा दे दिया, इसका अथवा दे दिया। ऊपर वाले तो थे क्या होता है जब, यानी क्या होता है जब बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ जाती हैं। क्या होता है जब बोर्ड की परीक्षाओं की दिनांक बार बार पीछे हटती रहती है, ठीक है। पता नहीं क्या क्या होता है। अथवा करके इन्होंने फिर क्वेश्चन दिया, कैसे प्राप्त करोगे बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक, कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इसमें भी हमें रासायनिक समीकरण ही देनी है। नंबर 1, कैसे प्राप्त करोगे, फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट। तो फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट हमें बनाना है, और फॉर्मिक अम्ल
का फार्मूला क्या होता है, HCOOH। HCOOH 2 मोल ले लो आप और इसका रिएक्शन करा दो CaCO3 के साथ। जब आप CaCO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से CO3, ठीक है। इसे बाद में निकाल लेंगे H2CO3 को। वैसे मैंने आपको सिखा रखा है कि जो H2CO3 होता है ना, ये H2CO3 पूरा नहीं निकलता एक साथ। H2CO3 में H2O तो एक निकलता है और CO2, CO3 में से एक O तो यहाँ गया ना, अब CO2 बचा, CO2। ये आपको यहाँ इन दोनों को मिला के नहीं लिखना कभी भी, H2CO3 नहीं लिखना है, क्योंकि आप गर्म कर रहे हैं ना यहाँ। और H2CO3 होता है अस्थायी, थोड़ा सा ही गर्म करो तो इन दो हिस्सों में टूट जाता है, H2O और CO2 में, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, HCOO ये लिख दिया यहाँ, HCOO। यहाँ क्या बचा, Ca दोनों के साथ जोड़ दिया हमने, ठीक है। कैल्शियम फॉर्मेट कहती है इसे सारी दुनिया, कैल्शियम फॉर्मेट बनता है। उसके बाद नंबर 2, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। यूं समझ लो कि हर साल किसी ना किसी सेट में रखा ही है, हर साल किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन रखा ही है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने पूछा है इसमें इन्होंने पूछा है कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। तो आप फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म कर दो, यूरोट्रोपिन बन जाएगी, ठीक है। इस रिएक्शन को याद कर लेना, संतुलित करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो जैसे मैंने लिख रखा है, नहीं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ 6 ना लिखो, यहाँ 4 ना लिखो, सीधा यूरोट्रोपिन बना दो बस, और यहाँ भी 6 ना लिखो, या H2O भी ना लिखो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो आप, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। नंबर 3, एसिटिक अम्ल से एसिटाइल क्लोराइड। देखो बहुत बढ़िया रिएक्शन है, एसिटिक एसिड ये होता है CH3COOH। इसके ऊपर जब आप PCl5 का रिएक्शन कराओगे ना तो क्या होता है आपको पता है, PCl5 ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ देता है, इधर भी Cl इधर भी Cl और बीच में PCl3। तो एक तो बनता है CH3COCl, देखो CH3COCl ही तो बनाना था, देखो एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड ही तो बनाना था, और ये POCl3 तो बनेगा बीच में, और ये क्या बनेगा, HCl ये बन जाएगा। नंबर 4, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से एसीटोन हाइड्रेजोन, ठीक है। एसीटोन से एसीटोन हाइड्रेजोन बनाना है हमें। ये हमारा एसीटोन है CH3COCH3, और इसके ऊपर आप NH2 का रिएक्शन करा दो, ठीक है। हाइड्रोजीन का रिएक्शन करा दो, हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे, सिखा रखा है ना रिएक्शन, H2O निकल जाएगा। H2O को यहाँ माइनस करके लिख दो या यहाँ प्लस करके लिख देना, वैसे साइड प्रोडक्ट को लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये बन जाएगा आपके पास CH3CH3C ज्यों का त्यों है, यहाँ डबल बॉन्ड से N जुड़ जाएगा, N और NH2, इसका नाम है एसीटोन हाइड्रेजोन। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाओ, कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक अम्ल से मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड में जो COOH ग्रुप जो टॉप पे अटैच है, मेटा डायरेक्टर होता है, यानी मेटा पोजीशन पर रिएक्शन को या मेटा पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है। जब इसके ऊपर हम रिएक्शन कराएंगे Br2 की Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ से H और यहाँ से Br, ये निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा। और जब H यहाँ से निकल गया तो Br यहाँ अटैच हो गई, तो ये हो जाएगा हमारे पास मेटा पोजीशन है ना, इसे आप ऑर्थो, इसे मेटा और इसे पैरा कहते हो, तो ये बना मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये था हमारा छठा क्वेश्चन। अब आते हैं हम 7वें क्वेश्चन पर। 7वें के कै में इन्होंने हमारे से पूछा है, अमोनिया का हैबर प्रक्रम द्वारा उत्पादन का वर्णन प्रवाह चित्र एवं समीकरण द्वारा कीजिए। प्रवाह चित्र बनाना है, समीकरण देनी है, 2 उपयोग भी लिखिए। तो हैबर विधि तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है हैबर विधि, कुछ में लिखा हुआ हाबर विधि, तो हैबर हो या हाबर हो, है तो वो ही वैज्ञानिक, बदला थोड़ा ही है। तो इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4 चैम्बर होते हैं। पहले चैम्बर का नाम होता है संपीड़क या कंप्रेसर, दूसरे का नाम होता है उत्प्रेरक कक्ष, तीसरे का होता है संघनित्र या कंडेंसर, और चौथे का पंप। हम क्या करते हैं कि जो कंप्रेसर या संपीड़क है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 के अनुपात में मिश्रण भेजते हैं। ये दोनों कंप्रेसर या संपीड़क क्या करता है, इन्हें आपस में मिला देता है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इस मिश्रण को हम भेजते हैं उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में Fe उत्प्रेरक होता है
और मोलिब्डेनम होता है वर्धक, और 700 केल्विन टेम्परेचर होता है, और 200 एटीएम होता है प्रेशर। इस उत्प्रेरक और इस ताप दाब की उपस्थिति में ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ज्यादातर हिस्सा आपस में क्रिया करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन रिवर्सेबल है, यानी कि जितनी हाइड्रोजन और जितनी नाइट्रोजन आप यहाँ भेजोगे वो सारी की सारी अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होगी, उसका ज्यादातर हिस्सा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस चैम्बर से यानी उत्प्रेरक कक्ष से 3 गैसों का मिश्रण बाहर निकलेगा। एंट्री तो करी थी कितनी गैसों ने? 2 ने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने ही तो एंट्री करी थी यहाँ पर। बाहर निकलेगा कितना? 3 गैसों का मिश्रण। उनमें एक तो अमोनिया है जो नई नई बनी है, ताजी ताजी, और N2 और H2 पता कौन सी है? वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जिसने रिएक्शन में हिस्सा ना लेकर अमोनिया को नहीं बनाया है। यानी वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो आपस में रिएक्शन नहीं करी जिसने, और अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हुई। ठीक है, तो इन तीनों गैसों के मिश्रण को बाहर निकाल रहे हम। समझ गए ना? ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वो है जिसने आपस में रिएक्शन करके अमोनिया नहीं बनाई, जो बचे रह गए, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अब इन तीनों गैसों के मिश्रण को हमने कहाँ भेज दिया? संघनित्र में। और संघनित्र में क्या होता है? ये तीनों गैसों को हम ठंडा करते हैं। ये कूलर वाला पाइप है, एक कूलेंट पाइप कह सकते हो या कूलर पाइप कह सकते हो। तो ये जो अमोनिया गैस है ना, ये ठंडी होकर द्रव में बदल जाएगी और इस बर्तन की, इस चैम्बर की तली में इकट्ठी हो जाएगी, और यहाँ से आप इसे निकाल सकते हो द्रव अमोनिया को। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये 2 गैस है ना, बहुत बेशरम है। ये इतनी बेशरम है, इन्हें कितना ही ठंडा कर लो ये द्रव में बदलने को तैयार ही नहीं है। और जब ये द्रव में बदलने को तैयार नहीं है तो इन्हें फिर जो है वैज्ञानिकों ने आगे धक्का दिया बाहर, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को, कि तुम्हें यार कितना ही ठंडा कर लो, तुम्हें तो द्रव में बदलना ही नहीं है। और जब तुम्हें द्रव में नहीं बदलना है तो हम तुम्हें आगे धक्का देंगे, और कहाँ भेजेंगे? पंप में। और पंप इन्हें आगे धक्का देगा और फिर दोबारा कहाँ भेजेगा? देखो पंप ने कहाँ भेजा है? संपीड़क में, कि एक मौका और दे रहे, एक मौका और दे रहे, जाओ और रिएक्शन में हिस्सा लो। तो यहाँ उन्हें दोबारा हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। दोबारा जाके यदि इन्होंने आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बना ली तो ठीक है, नहीं बनाई, अमोनिया के साथ फिर दोबारा निकल गई, तो फिर दोबारा क्या होगा? फिर दोबारा इन्हें भेज दिया जाएगा पंप में कि दोबारा फिर जाओ रिएक्शन करने के लिए। तो ऐसे होता रहता है, ये एक चक्र चलता रहता है। इन सभी बातों को आप 2-2 लाइन में लिख भी सकते हो, यदि आप लिखना चाहते हो तो 2-2 लाइन में लिख सकते हो आप, जैसे जैसे मैंने बोल ली है। फ्रेश वीडियोज में मैंने आपको लिखवा रखा है एक एक चीज को। रिएक्शन क्या है? एक ही तो रिएक्शन है इसमें यार, एक रिएक्शन है N2 + 3S2 रिवर्सिबल टू NH3, बस यही तो रिएक्शन है इसमें। Fe और MO का ध्यान रखो, टेम्परेचर और प्रेशर का ध्यान रखो, और यदि किसी गरीब आदमी के टेम्परेचर और प्रेशर याद ना रहे तो यहाँ लिख दिया करो ताप व दाब, बस ऐसा लिख दिया करो, बस नंबर तो मिल ही जाएंगे। उपयोग तो बहुत सारे उपयोग हैं अमोनिया के, वैसे तो आपको पता है। नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, और द्रव अमोनिया जो है प्रशीतक माने कूलेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। प्रशीतक नहीं पढ़ा जा रहा था ना मेरे से। इसे कहते हैं स्लिप ऑफ टंग, जब कोई चीज पढ़ना कुछ और हो या बोलना कुछ और हो और मुंह से निकल जाता है कुछ और, इसे कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। एक बार क्या हुआ, स्लिप ऑफ टंग के कारण एक घर में अचानक से कुछ मेहमान गए, और मेहमानों ने जाके पूछा कि कहाँ है भाई सारे के सारे, और कि जी गए हुए बाहर। अब वो क्या कहें उसे, बुढ़ी माँ कहाँ है, बुढ़िया कहाँ है। अब वो क्या उत्तर दिया फिर वहां से जो भी था घर पे, उसने जल्दबाजी में स्लिप ऑफ टंग हुआ, उसने उत्तर दिया कि चंडी तो बुढ़ी अड़ गई हुई, चंडी तो बुढ़ी अड़ गई हुई। तो स्लिप ऑफ टंग था ये, चंडी तो बुढ़ी अड़ गई हुई। कहना क्या था कि बुढ़ी तो चंडीगढ़ गई हुई कहना था कि बुढ़ी तो चंडीगढ़ गई हुई है, और कहा है क्या कि चंडी तो बुढ़ी गढ़ गई हुई है। तो इस तरह हो जाता है कभी कभी। देखो इसका भी अथवा दे दिया इन्होंने, और इन्होंने कहा है SO2 बनाने की विधि व निम्न के साथ अभिक्रिया दीजिए। SO2 बनाने की विधि बतानी है, और किस किस के साथ? NaOH विलयन के साथ रिएक्शन बतानी है SO2 की, और क्लोरीन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ। उत्तर देखो, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में जब सोडियम सल्फाइड की कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो SO2 प्राप्त होती है।
देखो Na2SO3 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। इन्होंने कहा SO2 की NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। हमने NaOH के 2 अणु लिए और इसमें से निकाल दिया हमने दोनों अणुओं में से H2O। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Na2, ये लिख दिया, S ये लिख दिया। ऑक्सीजन कितने बचे, एक तो ये है और 2 ये हैं, 3। Na2SO3 बनेगा, ठीक है, और H2O बनेगा। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ तो ऐसा रिएक्शन करा SO2 ने। अब इन्होंने कहा था SO2 का यार रिएक्शन Cl2 के साथ भी कर दो यदि हिम्मत है तो। हमने कहा यार ये तो बहुत मजेदार रिएक्शन है, सनलाइट की उपस्थिति में SO2 Cl2 बन जाएगा। उसके बाद SO2 का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ भी हमें करना था। तो ऑक्सीजन के साथ जब हम करेंगे SO2 का तो SO2 का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो जाएगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो उत्प्रेरक के रूप में यहाँ प्रयोग होगा और हमारे पास बन जाएगा SO3। अब आए हम 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वें का क्या है। इन्होंने कहा हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है। कुल मिला के बात यह है कि ये प्रोटीन के उपयोग पूछना चाह रहे हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं बता देंगे हम, आपको बताइए प्रोटीन के स्रोत। कुछ बच्चे तो प्रोटीन के डब्बे भी खाते हैं, जो जिम में जाने वाले हैं, प्रोटीन के डब्बे, प्रोटीन X, प्रोटीन Y, प्रोटीन Z, पता नहीं क्या क्या नाम है उनके। तो प्रोटीन के स्रोत और भी बहुत हैं, खाली डब्बों में ही प्रोटीन नहीं होता है। द्वितीयक संरचना व विकृतीकरण को भी बताना है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या है और प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, बता देंगे। ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं महत्व या उपयोग प्रोटीन के। पर पेशियों का निर्माण, जो हमारी मसल्स हैं उनका निर्माण प्रोटीन से ही होता है। मसल्स में जो ग्रोथ होती है वो प्रोटीन से ही होती है। बढ़ते हुए बच्चों को दूध किस लिए दिया जाता है, छोटे बच्चे से लेकर जब भी टीनेजर्स तक में, जब भी मतलब दूध बहुत जरूरी माना जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी मांसपेशियों का विकास होना होता है, मसल्स का डेवलपमेंट होना होता है, इसलिए दूध देते हैं हम उन्हें, ठीक है। तो पेशियों का निर्माण और पेशियों का डेवलपमेंट, मसल्स। आपने देखा है कि जिम में जाने वाले बच्चे जो होते हैं वे प्रोटीन के पाउडर के डब्बे क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पेशियों का, नई मसल्स का निर्माण करना है, मसल्स को ग्रोथ करानी है, ठीक है। नंबर 2, वृद्धि व कोशिकाओं की मरम्मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्धि का मतलब शरीर की वृद्धि। यदि प्रोटीन हमें भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा तो शरीर में वृद्धि हमारी होती रहेगी और कोशिकाओं की मरम्मत होती रहेगी। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ, यूं बताओ कि कोशिकाओं की मरम्मत का क्या मतलब है। कोशिकाओं की मरम्मत का क्या मतलब है। तो कोशिकाओं की मरम्मत का मतलब पता क्या है भाई, दैनिक जीवन में आप जितने भी काम करते हो ना, बहुत सारे काम करते हो आप डेली लाइफ में, ठीक है। यदि आप सो भी रहे ना, पड़े हुए, तो भी काम कर रहे कुछ ना कुछ। जैसे आप चल रहे, फिर रहे, वॉकिंग कर रहे, स्कूल जा रहे, कोचिंग जा रहे, या फिर आप घर का सामान लेने जा रहे, साइकिल चला रहे या स्कूटर मोटरसाइकिल चला रहे। तो जितने भी डेली रूटीन में आपके जितने भी वर्क हैं, इन सभी कार्यों में आपकी बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क तो करती ही है, ये बात तो पक्की है। और जब आपकी बॉडी फिजिकल वर्क करती है तो यार एक बात बताओ कि उस फिजिकल वर्क में जो हमारी शरीर की कोशिकाएं हैं, वे कोशिकाएं डैमेज होती हैं, ये बात पक्की है। कोशिकाएं जो हैं वे, कोई कोशिकाएं, बहुत सारी हजारों करोड़ों कोशिकाएं डेली टूटती हैं, कुछ कोशिकाएं फूटती हैं, कुछ नष्ट होती हैं। तो कोशिकाओं का टूटना फूटना तो निरंतर चलता ही रहता है। और उन टूटी फूटी कोशिकाओं की जो मरम्मत होती है ना, वो प्रोटीन ही करता है। इसलिए बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं ना, उनके लिए दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। और जो फिजिकल वर्क करने वाले जितने भी आदमी हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप कुर्सी पर केवल बैठे हुए हो, आप सीट पर बैठे हुए हो और कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, तब भी आपकी कोशिकाओं में टूट फूट होती है, क्योंकि आपका पूरा वजन बहुत सारी कोशिकाओं के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। वहाँ तो कोशिकाओं की टूट फूट होगी, ये तो बात पक्की है, ठीक है। तो इसलिए वृद्धि व कोशिकाओं की मरम्मत, ये भी प्रोटीन की ही जिम्मेदारी है। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्कूटर पर बैठकर जा रहे हो और आपके स्कूटर में इंजन के कारण वाइब्रेशन हो रहा है, तो उस वाइब्रेशन के कारण भी कोशिकाएं डैमेज होती हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। उस वाइब्रेशन से भी डैमेज होती हैं कोशिकाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कहाँ पहुंचे हम,
नंबर 3, एंजाइम व हार्मोन्स का निर्माण। भाई बहुत सारे एंजाइम और बहुत सारे हार्मोन्स का निर्माण भी प्रोटीन से ही होता है। नंबर 4, रक्त व शरीर के द्रवों की पीएच का नियंत्रण। रक्त व शरीर के जो द्रव हैं उनके जो पीएच मान है उसका कंट्रोल भी प्रोटीन से होता है। पीएच मान पता है ना आपको? पीएच मान पता है? अम्लीय और क्षारीय प्रकृति देखने के लिए पीएच, हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। यदि कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच कितना होता है? 7। और यदि किसी विलयन का पीएच 7 से कम है तो वो विलयन कैसा होता है? अम्लीय। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो विलयन कैसा होता है? क्षारीय। उसके बाद नंबर 5, एंटीबॉडी निर्माण। एंटीबॉडीज तो आपको पता है, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है ये टॉपिक। एंटीबॉडीज आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मतलब जो रोगाणु हैं, जो कीटाणु हैं, कुछ विषाणु हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ प्लांट्स हैं, जैसे जिसे आप कह सकते हो जैसे युगलीना है या फिर शैवाल है, फंगस है। तो इन सभी रोगाणुओं से जो रोग उत्पन्न होते हैं ना हमारे शरीर के अंदर, उन रोगों से लड़ने के लिए कुछ कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं हमारी बॉडी में, और उन कोशिकाओं को हम कहते हैं एंटीबॉडी। एंटी माने खिलाफ। बॉडी के अंदर बीमारियों के खिलाफ कुछ कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं और उन कोशिकाओं को हम कहते हैं एंटीबॉडीज। क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का निर्माण भी किससे होता है? प्रोटीन से होता है एंटीबॉडीज का निर्माण। ठीक है, ध्यान रखोगे। एंटीबॉडी का निर्माण भी किससे होता है? प्रोटीन। ये है प्रोटीन का महत्व और उपयोग। अब बात करते हैं प्रोटीन के स्रोत की। सारी दुनिया को पता है सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में होता है, और दाल में भी कौन सी में बताओ कौन सी दाल में होता है? सोयाबीन में। ठीक है, आप सोयाबीन की दाल या फिर आप और भी दाल जैसे मूंग की दाल, ये दालें आप खानी शुरू कर दो तो प्रोटीन के डब्बे खाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। दूध में बहुत प्रोटीन होता है, दूध पीना चाहिए। यदि आप प्रोटीन के डब्बे खा रहे हैं तो मेरी सलाह यह है कि आप आधा किलो दूध सुबह को पियो और आधा किलो दूध पियो रात को। ठीक है, और शक्कर में मीठा करके पियो, साथ में उसमें ड्राई फ्रूट्स भी खाओ, तो आपको उन डब्बों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत प्रोटीन मिल जाएगा आपको और जेन्युइन प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, सिंथेटिक प्रोटीन नहीं मिलेगा, वो सिंथेटिक प्रोटीन है। और यदि नेचुरल प्रोटीन आप यूज करोगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छी बनेगी। स्रोत में दाल है, दूध है, पनीर है। पनीर में भी प्रोटीन होता है, अंडे में भी प्रोटीन होता है, मूंगफली, मांस, मछली आदि बहुत सारे, इसके अलावा भी प्रोटीन के बहुत सारे स्रोत हैं, आपको ये तो याद रखनी ही है। फिर इन्होंने पूछा था कि यार प्रोटीन की द्वितीयक संरचना भी बताओ। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में देखो मैंने यहाँ लिखा है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी खासियत यही है कि उसमें जो आपकी श्रृंखलाएं हैं, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं, उनकी वे आपस में जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर ए, अल्फा हेलिक्स संरचना। ये अल्फा हेलिक्स संरचना है, देखो अल्फा हेलिक्स संरचना। इसमें क्या होता है कि CO और NH के बीच ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, यहाँ इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो है पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच, पहले और चौथे के बीच बनता है, पहले और चौथे के बीच बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो जरा क्या है अल्फा हेलिक्स। ये हेलिक्स ही तो बन गया। हेलिक्स कहते हैं कुंडली को, एक तरह की कुंडली तो बन गई है। क्या बन रही है? कुंडली। पता है ना आपको कुंडली ऐसी होती है कुंडली। वैसे फिजिक्स में कुंडली अलग चीज है, कॉयल कहते हैं जिसे। देखो द्वितीयक संरचना में हमने पढ़ा कि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर ए, अल्फा हेलिक्स संरचना। इसमें एक एमिनो एसिड के कार्बोनिल ग्रुप तथा चौथे एमिनो एसिड के NH ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित हो जाती है। यानी ये CO ग्रुप जो है वो पहले एमिनो एसिड का है, ये NH ग्रुप है, वहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। तो पहले और चौथे एमिनो एसिड के कार्बोनिल और NH ग्रुप के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ही तो ये कुंडली बनती जा रही। यदि यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनता तो इसे ऐसे घूमने की तो जरूरत थी नहीं, तो सीधा ही होता, पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्कुल सीधा होता। इसमें ये कुंडली क्यों बनी? इन बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण। तो अल्फा हेलिक्स संरचना में साफ है कि इसमें एक एमिनो एसिड के कार्बोनिल ग्रुप तथा चौथे एमिनो एसिड के
NH ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कैसी हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो आप, लिखना चाहो अल्फा केराटिन, जैसे नाखून और बाल में अल्फा केराटिन होता है, मायोसिन, एक्टिन एक्सेट्रा। अब दूसरा होता है द्वितीयक संरचना का बी पार्ट, यानी एक और तरह की होती है द्वितीयक संरचना, बीटा लहरिया परत संरचना। ये जो बीटा लहरिया परत संरचना है वो ऐसा है, देखो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ये है और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ये है। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर हैं और इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई हैं, इसे कहते हैं बीटा लहरिया परत। ठीक है, जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा वहां श्रृंखला पास पास आ जाएंगी। देखो ये पास पास आ गई ना हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और ये भी पास पास आ गई। देखो ये चेन और ये चेन, ये दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वहां पास पास आ जाएंगी। बीटा लहरिया परत संरचना, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के समांतर होती हैं, वह उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं। कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इन्होंने एक क्वेश्चन और भी पूछा था, विकृतीकरण भी बता दो आप प्रोटीन का क्या होता है। सबको पता है कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के कारण प्रोटीन के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे प्रोटीन की तृतीयक संरचना भंग हो जाती है, ग्लोब्यूल खुल जाती हैं, हेलिक्स अकुंडलित हो जाते हैं, अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देते हैं, प्रोटीन की जैविक सक्रियता खत्म हो जाती है। इसे विकृतीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण, अंडे को उबालने पर एल्ब्यूमिन का अविलेय रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तन। ठीक है, अंडे को उबालने पर जो एल्ब्यूमिन है वो रेशेदार प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है ना, लिक्विड तो नहीं रहता उबालने के बाद। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, दही का जमना, ये भी एक प्रकार का विकृतीकरण ही है। अथवा में फिर एक क्वेश्चन दिया भाई इन्होंने 7वें के ख के अथवा में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की परिभाषा देनी है उदाहरण सहित। भाई मोनोसैकेराइड मैंने आपको पढ़ा रखे हैं सारे मोनोसैकेराइड, ठीक है, पिछले सेट्स में भी आए थे। डाइसैकेराइड भी पढ़ा रखे हैं, पॉलीसैकेराइड सिलेबस से हट गया, 30% में रिड्यूस हो गया। और एक इन्होंने कहा है कि ग्लूकोज और स्टार्च में अंतर बताओ। भाई ग्लूकोज तो कोर्स में है, स्टार्च इस समय कोर्स में नहीं है। तो ये मैंने नीचे लिख दिया होमवर्क, इसे आप होमवर्क में पढ़ लेना, मैंने सारा पढ़ा रखा है आपको, नोट्स में भी आपके पास लिखा होगा। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखा करो कि आप जब भी पढ़ते हो या आपके छोटे भाई बहन या रिलेटिव जो भी है, सबको सलाह दो कि यदि केमिस्ट्री को आपको वास्तविकता में सीखना है ना, तो यू हैव टू स्टडी विद ए डेफिनेट सीक्वेंस, यानी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आप वास्तविकता में कुछ सीखना चाहते हो। ठीक है, और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे जो है चैनल है हमारा, आपको पता ही है, KMD सहारनपुर के नाम से। इसमें कहीं भी कोई भी कॉस्ट आपको पे नहीं करनी है, कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है, कोई भी कॉस्ट। ठीक है, ना तो नोट्स के लिए कोई कॉस्ट पे करनी है और ना तो आपको जो है स्टडी के लिए कोई कॉस्ट पे करनी है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा ये हमने सेट किया है यूपी बोर्ड 2020 का सेट नंबर 4 347 का WD। अब मैं आपको जो हूँ बहुत रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूँ कि मैं अब शायद कोई भी सेट नहीं कराऊंगा अनसोल्ड पेपर का, मैं अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा चैप्टर वाइज, क्योंकि जो हमारा पेपर होगा ना उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसी स्थिति, जैसे सर्कमस्टेंसेस इस समय हैं, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए, ऐसी सिचुएशन को देखते हुए एक बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि हमारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आप कहते हो बोधात्मक प्रश्न, उनके ऊपर हम टारगेट करेंगे, जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग। तो अब हमें दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस को करना है और मैं कोशिश करूँगा कि डेली या अल्टरनेटिव डेज में एकांतर क्रम में मैं आपके लिए लेके आऊँ वीडियो, जिससे हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, सिलेबस हमने कंप्लीट कर ही लिया है, तो बस इतना ही कहना था। और अपनी पढ़ाई करते रहो, मेहनत और ईमानदारी से हमें पढ़ना है, ध्यान रखना है, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ना है और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके बाय, इस वाले हाथ से बाय करूँ, ठीक है।
बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो। ओके बाय।